हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। चैप्टर हमारा चल रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स में धीरे 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 हम बढ़ रहे हैं आगे, और अब तो काफी सारी बात हम इसमें कर चुके हैं। सबसे पहले लेक्चर के अंतर्गत हमने सीखा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के बारे में कि भाई ये सब्जेक्ट बना क्यों है, किस चीज की बात करता है और कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में पाया जाता है। जहां हमने बेसिकली ये चीज को कंक्लूड किया कि बैलेंस शीट की जितनी आइटम्स हैं बेसिकली ऑफ द लायबिलिटी एंड द एसेट साइड, नेमली द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड के बारे में बना है सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हमने अपने पहले टारगेट बाउंड्री सेट किया कि फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हमें पढ़ना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। हमने स्टार्ट किया कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, जहां हमने जाना कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है ऐसी कॉस्ट विच द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू इनकर फॉर द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो कि पार्ट ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड है। हमने बेसिक वहां पर सीखा था कि भैया डेट, इक्विटी और प्रेफरेंस में सबसे ज्यादा रिस्की जो है वो इक्विटी है, थोड़ा कम रिस्की प्रेफरेंस है और लीस्ट रिस्की होता है डेट। इतना चीज करने के बाद हमने स्टार्टिंग किया था सबसे, ये पहला कॉन्सेप्ट था हमारा। उसके बाद हम आ गए थे कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट पर, जो कि हमारा था कॉन्सेप्ट नंबर 2। वहां हमने सबसे पहले सीखा डेट के बारे में। हमने कहा भैया डेट रिप्रेजेंट्स दैट सम ऑफ मनी जिसके लिए जो बोरोअर है वो लेंडर को पे करेगा फिक्स पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। और इररिडीमेबल का मतलब क्या हो गया? इररिडीमेबल का मतलब द अमाउंट which the company has raised from the investors but it is not to be returned during the lifetime of the company, we can say so at the time of winding up ही जाएगा। यानी कि जो n है, जो लास्ट ईयर है, that is not defined। मतलब कि जब तक ये डेट हमारे साथ चलेगा हमें हर साल एक पेमेंट करनी है जिसका नाम है इंटरेस्ट। लेकिन जस्ट बिकॉज यू आर पेइंग दैट आइटम ऑफ इंटरेस्ट डजंट मीन कि वो आपकी कॉस्ट बन गई। हमने सीखा था कि जैसे ही आप इंटरेस्ट को डेबिट करते हैं उसके कारण आपकी इनकम कम होती है, नेट इनकम, जिसके कारण जो टैक्स है वो भी आपका कम जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर इनकम कम है तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा। मींस बाय डेबिटिंग एन एक्सपेंस कॉल्ड इंटरेस्ट, मेरा जो नेट लॉस है, जो नेट कॉस्ट है, वो इंटरेस्ट जितनी नहीं है, इंटरेस्ट में से माइनस कर दो टैक्स सेविंग और इंटरेस्ट, वो हमारी बनती है लास्ट में जाकर नेट कॉस्ट। इस चीज को हमने रखना है याद। फॉर्मूला हमने बना लिया था, पूरी चीज डिटेल में सीखी थी, I इंटू 1 - T। फिर मैंने आपको सिखाया था जेनेरिक फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द कॉस्ट। जेनेरिक फॉर्मूला टू फाइंड आउट द कॉस्ट इज भैया जितनी कॉस्ट है न्यूमरेटर में बटे फंड्स, कॉस्ट अपॉन फंड्स इनटू 100। जस्ट होल्ड करेंगे। हेलो हेलो हेलो, सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज मुझे लगा है, शायद लेक्चर के रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत है तो हमने उसे चेक कर लिया, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेक्चर बच्चों तक किसी प्रकार से गलत पहुंचे। ठीक है ना, मतलब टेक्निकल इशू, साउंड वीडियो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ओके, तो हम कहां थे? हम कह रहे थे जेनेरिक फॉर्मूला हमने कॉस्ट निकालने का सीखा था कि न्यूमरेटर में है कॉस्ट, डिनोमिनेटर में है फंड्स, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है क्योंकि जो कॉस्ट है वो आएगी परसेंटेज में। और जनरल फॉर्मूला हो गया कि जितनी भी आपको कॉस्ट पड़ती है न्यूमरेटर में रख लो, जितने रुपए आपके पास आए डिनोमिनेटर में रख लीजिए। तो उसी चीज को माध्यम बनाते हुए हमने केडी यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला बनाया, नेट कॉस्ट न्यूमरेटर में I इंटू 1 - T, यानी कि इंटरेस्ट बट नेट ऑफ टैक्स सेविंग डिवाइड बाय फंड्स कितने हैं, कितने फंड्स आए, नेट प्रोसीड्स, एनपी बोले तो नेट प्रोसीड्स इनटू 100। फिर हमने एक एक करते हुए तीनों चीजों के बारे में सीखा। I का मतलब इंटरेस्ट पर डिबेंचर, क्योंकि उत्तर परसेंटेज में आने वाला है, इसलिए आप टोटल सारे डिबेंचर्स की वैल्यू लेकर निकालें या एक डिबेंचर से निकालें, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। सो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया फेस वैल्यू पर डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट परसेंटेज। फेस वैल्यू अगर क्वेश्चन नहीं बताता तो हम 100 रुपए यूजली मान लेते हैं, लेकिन साथ में मैंने कहा था कि हम मार्केट प्राइस को भी देखेंगे। अगर क्वेश्चन ने मार्केट प्राइस दिया है तो उसके आसपास की वैल्यू को फेस वैल्यू मान लेंगे। फिर हमने कहा था जो इंटरेस्ट रेट है उसे कूपन रेट भी कहा जाता है, याद रखना। फिर आया टी बोले तो टैक्स रेट, लेकिन कौन सा? कॉर्पोरेट का टैक्स रेट, बिजनेस का टैक्स रेट, ना कि इन्वेस्टर का टैक्स रेट। तीसरा वर्ड आया था एनपी,
एनपी का मतलब नेट प्रोसीड्स पर डिबेंचर, नेट प्रोसीड का मतलब आप तक कितने पैसे पहुंचे। तो हम स्टार्ट होते थे फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू पर डिबेंचर, अगर आपने प्रीमियम पर इश्यू किया तो प्लस हो गया, डिस्काउंट पर इश्यू किया तो माइनस हो गया, फिर आ गया इन सबको करने के बाद मार्केट प्राइस ऑब्लिक आई कैन से इशू प्राइस, इशू प्राइस पर डिबेंचर की इतने रुपए का तो मैं इशू कर रहा हूं, उसमें से माइनस कर दिया गया फ्लोटेशन कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ इशू, इशू करने से संबंधित अगर कोई कॉस्ट है, और ऐसा करने के पश्चात आप पहुंचते थे नेट प्रोसीड्स पर। इन सभी चीजों को वेरीफाई करने के लिए हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए, कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, जिसमें पहले 3 क्वेश्चन से ये सीखा कि अगर हम पार पर इशू करते हैं तो नॉर्मल कॉस्ट रहती है, लेट्स से जो भी कॉस्ट आ गई, फिर जब हम डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो हमारी नेट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आई एम पेइंग द सेम इंटरेस्ट बट जो नेट इनफ्लो ऑफ फंड्स हुआ है वो हमें कम हुआ है। लेकिन जैसे हम प्रीमियम वाले केस पर जाते हैं वहां हमें यह सीखने को मिलता है कि आपकी नेट कॉस्ट कम हो जाती है बढ़ने की बजाय, रीजन बीइंग कॉस्ट आपकी सेम इनकर हो रही है न्यूमरेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वहां पर ज्यादा फंड्स आपको आ जाते हैं अगर आप प्रीमियम पर इशू करते हैं। फिर हमने फ्लोटेशन कॉस्ट से संबंधित भी 2 प्रश्न किए थे। एक क्वेश्चन में फ्लोटेशन को सीधा सीधा आपको बताई गई थी कि ₹1 की है, तो जब पर डिबेंचर में बता दिया सीधा सीधा माइनस कर देंगे टू फाइंड आउट द नेट प्रोसीड। लेकिन अगर क्वेश्चन टोटलिटी में फ्लोटेशन कॉस्ट बताता है तो हम फ्लोटेशन कॉस्ट को पर डिबेंचर निकाल सकते हैं। कैसे? टोटल फ्लोटेशन कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर। ऐसा करने से फ्लोटेशन कॉस्ट पर डिबेंचर आ जाएगी, जिसे हम इजीली नेट प्रोसीड्स वाली वैल्यू में एडजस्ट कर देंगे। तो इतनी बातें हमने की थी, आज आगे की बातें स्टार्ट करेंगे। आ जाइए मित्रों, आ जाइए दोस्तों। मत डरती रप रप कर दी, मैं कर दी रप रप। कम ऑन कम ऑन, हमने कर लिया था, याद है सब। ये हमारा कॉन्सेप्ट शीट है। ये हमारा हर चैप्टर से पहले बहुत एक जोरदार मेहनत होती है, जहां पर हम पूरे चैप्टर की बाउंड्री को सेट करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है। पहले जितने भी ये क्वेश्चन होते हैं ना, क्लास पजल, होम पजल, ये सारे एक फाइल में इकट्ठे होते हैं। फिर हमें कुछ तो, एक मिनट से, हेलो हेलो हेलो, आई एम सॉरी गाइस, मुझे लगा लाइट का कुछ इशू है तो हमारा लेक्चर बंद नहीं होना चाहिए, तो आई हैड गॉन टू चेक दैट, इट्स फाइन, आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, तो हम कह रहे थे कि हमने कल कुछ किए थे प्रश्न। ओके, हर चैप्टर से पहले मैं बता रहा था कुछ मेहनत होती है, आपको बता रहा था कि नोट्स का तरीका क्या रहता है। तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सबसे पहले सारे एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर हम डाल लेते हैं, मतलब कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में। उसके बाद ये देखा जाता है कि कौन से क्वेश्चन एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या रहता है, हम हर वैरायटी का क्वेश्चन करें। नंबर ऑफ क्वेश्चन में ऐसे ना खोजें कि एक ही टाइप का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर रहे हैं एक ही टाइप के, उसका कोई फायदा नहीं। क्वालिटी पर ध्यान देना है, क्वांटिटी पर नहीं, वैरायटी पर ज्यादा ध्यान देना है। हमें हर टाइप का क्वेश्चन कवर करना है इस प्रकार से कि ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन अच्छे से पर्टिकुलर किया जाए, और जहां हो सकता है 99% केस में एक क्वेश्चन जैसा क्लास में करते हैं वैसा होमवर्क में दे दिया जाए फॉर एडेक्वेट प्रैक्टिस। तो मैं आपको यह बता रहा था कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क होता है चैप्टर की बाउंड्री को सेट करना और अपने एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस के बेस पर उस चैप्टर को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांटना, जो कि इस शीट पर हम लिखते हैं। ये मेरी खुद की शीट है ऑब्वियसली, ठीक है ना। नहीं तो बड़ा आसान है, क्लास में आओ पढ़ाने लग जाओ, पहला टॉपिक है दूसरा टॉपिक है, लेकिन ना, जैसे मैंने पहले लेक्चर में कहा था, मजा आता है अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में चलें, एक स्टैंडर्ड वे में पढ़ाया जाए। तो मेरा जो भी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं, पढ़ाने का तरीका यही है। सबसे पहले हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट शीट तैयार होती है, सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर हम लिख लेते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के हमने 21 कॉन्सेप्ट लिखे हैं, 21 कॉन्सेप्ट लिखे हैं बाइफरकेट करते हुए। हर कॉन्सेप्ट से संबंधित प्रश्न जो है क्लास में किए जाएंगे, होमवर्क में दिए जाएंगे। इन 21 कॉन्सेप्ट्स को लिखने के बाद स्टार्ट होता है जो पूरा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बैंक होता है हमारे पास, हर जगह से क्वेश्चन को ले लिया जाता है।
फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि उनमें से कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डुप्लीकेसी वाले हैं, उनको डिलीट कर दिया जाए, सो दैट मैक्सिमम वैरायटी के क्वेश्चन हमारे पास रह सके। जहां पर भी लगता है कोई नया पॉइंट है, वो वाला क्वेश्चन हम क्लास में के लिए रख लेते हैं, मतलब अपनी बुक्स में डाल देते हैं। उसके बाद जो लास्ट सबसे टफ डिसीजन होता है वो ये कि कौन से क्वेश्चंस को क्लास के लिए रखा जाए और कौन से क्वेश्चंस को होमवर्क के लिए रखा जाए। तो वो सभी चीजें भी हम इस शीट के अंदर पहले से ही रखते हैं। मतलब मैं जब भी क्लास में आता हूं तो एक्सटेंसिव हार्डवर्क के बाद, अपनी पूरी तैयारी के बाद, क्लास में आज क्या करवाना है, क्लास पजल के कौन से क्वेश्चन रहेंगे, कॉन्सेप्ट से संबंधित कौन से क्वेश्चन रहेंगे और उस कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते होमवर्क में कौन से क्वेश्चन दिए जाने हैं। मतलब ऐसे हैफेजर्ड मैनर में नहीं है। बड़ा आसान होता मेरे लिए अगर मैं होमवर्क के लिए आपको एक अलग बुक दे देता, क्लास में करा और कहता इससे मिलते जुलते खुद कर लेना होमवर्क में। मुझे जरूरत ही नहीं थी बताने की कि किस कॉन्सेप्ट से कौन सा क्वेश्चन बनता है। लेकिन हमारा एम नॉर्मल से थोड़ा आगे है, एम नॉर्मल से थोड़ा आगे है, मतलब ज्यादा नंबर लेने का एम है, जो कि एक्स्ट्रा पुश हमें देना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये सब चीजें करते हैं, ठीक है ना। बच्चों को पता होना चाहिए कि सर किस तरह से काम करते हैं, एक फेयर आइडिया तो बनता है। चलिए हम आ जाते हैं आगे। मैंने आपको ये प्रश्न भी करा दिया था, ये मेरा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारे क्वेश्चन नंबर C10 पर दोस्तों। कम ऑन, हेलो 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 हेलो, ये लीजिए जी क्वेश्चन C10। क्वेश्चन C10। नाइन्थ क्वेश्चन था भटूरे लिमिटेड। भटूरे जब आए हैं तो छोले लिमिटेड कैसे पीछे रहेंगे। छोले लिमिटेड जी आइए, छोले लिमिटेड, छोले लिमिटेड इशूड %10 डिबेंचर्स ऑफ रुपी 10 लाख ब्रैकेट में 100 ईच in the year 2015, full stop, in year 2022, in year 2022 they again want to make an issue of debentures, but this time at 300 basis points over the earlier rate, but this time at 300 basis points over the earlier rate. Issue shall be at par. Issue shall be at par. Find KD of new debt. Find KD of new debt if tax is 40%. नोट करिए जी, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, क्वेश्चन में बहुत जबरदस्त चीज छुपी हुई है। कहते हैं छोले लिमिटेड इशू 10% डिबेंचर ऑफ रुपी 10 लाख इन द ईयर 2015। काफी साल पहले 2015 की बात है, 10% डिबेंचर इशू किए थे। इन द ईयर 2022 दे अगेन वांट टू मेक एन इशू डिबेंचर, फिर से कहते हैं हमें डिबेंचर का इशू करना है, लेकिन दिस टाइम एट 300 बेसिस पॉइंट्स ओवर द अर्लियर रेट। तो क्वेश्चन की मेन की जो है वो यही है। 300 बेसिस पॉइंट्स का क्या मतलब है, इसको कैसे इंटरप्रेट करना है। इशू शैल बी एट पार, मतलब कोई प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह नहीं है। फाइंड केडी ऑफ न्यू डेट, हमें पुराने जो 2015 में इशू की थी उसकी कॉस्ट तो पूछ ही नहीं रहा, कहता न्यू डेट की कॉस्ट बताओ इफ टैक्स रेट इज 40%, अगर टैक्स रेट जो है वो 40% हो। तो ठीक है, सबसे पहले तो समझ में आना ये जरूरी कि यार ये बेसिस पॉइंट वगैरह क्या होता है। सो हमारी कलर स्कीम क्या चल रही है। ओके, समझने वाली बात ये very important, when we say basis points, 100 basis points means 1%. 100 basis points mean 1%. So
सो 300 बेसिस पॉइंट्स कितना हो गया जी? 300 बेसिस पॉइंट्स इज 3%। ये बात समझ लीजिए। 100 बेसिस पॉइंट मीन 1%, 300 बेसिस पॉइंट मीन 3%। सवाल खड़ा हुआ ये बेसिस पॉइंट का लफड़ा क्या है? वाई टू यूज दिस, वाई इट इज यूज्ड? एग्जांपल है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे ये हो क्या रहा है। मान लीजिए ओल्ड रेट, लेट्स से एक बैंक की बात कर लेते हैं। एग्जांपल है, किसी बैंक का एक इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%। ओके, उनके जो बैंक के एमडी हैं एक मीटिंग करके अनाउंस करते हैं कि भैया जो इंटरेस्ट रेट है ना, इट विल इंक्रीज बाय 2%। इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज बाय 2%। तो बड़े बड़े ऑफिशियल्स की मीटिंग बुलाई गई उस बैंक के, और एमडी साहब बोले भैया आज से इंटरेस्ट रेट है 2% बढ़ा दो, और ऐसा कहकर चले गए। अब जो बाकी लोग थे वो सोच रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं। तुक्का क्या? तुक्का 1। कहते पहले 10% था, 10% में 2% और जोड़ दो, ये हो गया 12%। कुछ लोग कहते नहीं नहीं ये तुम्हारा तुक्का गलत है, हम जो कह रहे हैं वो सही है। तुक्का नंबर 2, वो कहते पहले 10 था, अब जो 2% जोड़ना है ना वो 10 का जोड़ना है, मतलब 10 तो पहले से था। अब कैलकुलेटर पर करिए, 10 प्लस 2%, ये आएगा 10.20, ये आया 10.20%। सवाल खड़ा हुआ इनमें से कौन सा सही है? देखा जाए तो दोनों सही है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ इतना बोला इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज बाय 2%। तो इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी इंटरेस्ट में कोई भी मूवमेंट बोली जाती है वो हमेशा बेसिस पॉइंट के माध्यम से चलती है। अब अगर यहां पर साहब ने ये कह दिया होता कि इंटरेस्ट रेट, अगर कहा होता इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज बाय लेट्स से 200 बेसिस पॉइंट्स, अगर ऐसी बात बोली होती तो हम समझ आते 200 बेसिस पॉइंट्स का मतलब है 2%, यानी कि 10% प्लस 2% तो आंसर हो जाता 12%। अगर वो बोलकर जाते इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज बाय 20 बेसिस पॉइंट, अगर बोलते 20 बेसिस पॉइंट तो ये वाला उत्तर बनता। ये क्या है? 20 बेसिस पॉइंट्स। अगर वो ये बोलते तो उत्तर इस प्रकार से बनता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दो तरीके से इसको किया जा सकता है। मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मली बता देता हूं सो दैट आप चाहें तो लिख भी सकें। तो ये दो तुक्के हो गए, लेकिन इनमें से सही अप्रोच क्या है? सो डिपेंड करता है सही अप्रोच क्या होती कि बेसिस पॉइंट्स में इसको बताया जाता। इफ इंक्रीज बाय 200 बेसिस पॉइंट्स या फिर इंक्रीज बाय 20 बेसिस पॉइंट्स। सो 200 बेसिस पॉइंट्स का मतलब है 200 बेसिस पॉइंट्स का मतलब 2%। सो 10 प्लस 2 ये होता है जी 12%। 20 बेसिस पॉइंट्स का क्या मतलब है? 20 बेसिस पॉइंट्स का मतलब है 0.2%। 20 बेसिस पॉइंट का मतलब है 0.2%। सो 10 प्लस 0.2 ये आंसर आता इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। समझ लीजिए आराम से, ये एग्जाम्पल के लिए लिखाया गया। दिस इज फॉर नॉलेज, इसका प्रश्न के साथ कोई लेना देना नहीं हैगा, ठीक है ना। मैं ये बता रहा हूं कि बेसिस पॉइंट्स का मतलब क्या है और क्यों होता है, मतलब व्हाई दिस टर्म बेसिस पॉइंट। क्योंकि जब तक बेसिस पॉइंट नहीं होगा तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, तुक्के लगेंगे। देयर कैन बी टू पर्टिकुलर ऑप्शंस कि क्या ओवरऑल इंटरेस्ट रेट 2% से बढ़ गया मतलब 10 प्लस 2, या फिर जो 2% बढ़ा वो पुराने वाले रेट का था, 10 का 2% था। इसीलिए बेटर अप्रोच है कि इसको बेसिस पॉइंट्स में हमेशा डिनोमिनेट किया जाता है। बेटर अप्रोच नोट करिए।
हो जी मैं कितने बैठे या करूं जट खब्बी सीट ते बंदूक रख दे। ये लीजिए जी, तो हमने स्टार्टिंग में लिख लिया इस क्वेश्चन में 100 बेसिस पॉइंट 1%, 300 बेसिस पॉइंट 3%। आपने जब पहले इशू किए थे, मैं वापस एक बार क्वेश्चन पर आऊं, आपने 10% वाले इशू किए थे इन द ईयर 2015। अब आप कहते 2022 में हम इशू करना चाहते हैं 300 बेसिस पॉइंट्स ओवर द अर्लियर रेट, और 300 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या है 3%। तो पुराना रेट 10 और 300 बेसिस पॉइंट मीन 3, तो नया रेट क्या हो गया 13%। तो आइए यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्क कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट। अब हम करंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जो इंटरेस्ट रेट है आपका दैट इज 10% प्लस 3% यानी कि 13%, ठीक है ना। आइए इंटरेस्ट इन रुपी निकाल लें। हमें आई चाहिए, सिंपल लिखते ना, आई चाहिए। फेस वैल्यू 100 रुपए, 100 रुपए का 13%, 13 रुपी। अपने को टैक्स रेट चाहिए, क्वेश्चन ने क्या बोला 40%। चेक कर लें एक बार, जी हाँ, टैक्स इज 40%। एंड इफ आई टॉक अबाउट नेट प्रोसीड्स, क्योंकि क्वेश्चन में किसी प्रकार का डिस्काउंट प्रीमियम नहीं है, ना ही कोई कॉस्ट ऑफ इशू है, तो सेम एज फेस वैल्यू पर डिबेंचर हो गया जी 100 रुपी। फॉर्मूला तो हमें ज्ञात ही है, के डी इज इक्वल टू आई इंटू 1 - t डिवाइड बाय NP into 100. So I is 13, 1 minus 0.4 divide by net proceeds which is 100 into 100. 13 छिक्के 78 should be 7.80% जी। कंप्लीट करिए, उम्मीद करते हैं बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कब के बिछड़े होए 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 होए, इन दो 5 दिन 8 4 12 कितना नंबर से साडा 10 छोले लिमिटेड वाले से 10 नंबर। मैं 2 होर कराने इस कंसैप्ट ते तुहानू। बढ़िया क्वेश्चन। कियां लड़ियां लड़ी बीच बाजार, दिल मेरा लुट गया पहली बार, उसको बुलाया मैंने कितनी बार, आया नहीं चंद्रा एक भी बार, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। ये लीजिए जी, हम आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर C11। क्वेश्चन नंबर C11। लस्सी लिमिटेड, लस्सी लिमिटेड इशूड 14% 50,000 bonds of ₹1,000 each. Tax rate is 30%. Find KD if premium on issue is 12%. लस्सी लिमिटेड इशूड 14%, 50,000 bonds of ₹1,000 each. टैक्स रेट है पुत्र 30%. फाइंड केडी प्रीमियम ऑन इशू इज 12%। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? जानबूझकर आपको लिखाया गया, जानबूझकर। जो बच्चे से शॉर्टकट वाले ना सीधा फॉर्मूला में भरते हैं, वो क्या करेंगे सीधा 14%। अब तक क्या हो रहा था 10% मतलब 10, अगर 12% है तो 12, 14% मींस 14, आई हो गया 14, 1 - t हो गया 0.3 और प्रीमियम वगैरह लगा के NP आ जाएगा। गलत। ये क्वेश्चन कराया क्यों जा रहा है आइए देखें। जब आप कहोगे आई, जब आप कहोगे आई यानी कि इंटरेस्ट पर डिबेंचर, फॉर्मूला क्या है? फेस वैल्यू। कितनी फेस वैल्यू है? 1,000 रुपए, 100 रुपए नहीं है। तो जब आप 1,000 का 14% करोगे ये आएगा 140 रुपी, 140 रुपए का आई। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द क्वेश्चन। टैक्स रेट कितना है? आसान है 30%। नेट प्रोसीड्स की बात करें तो हम कहेंगे फेस वैल्यू प्रति डिबेंचर जो कि पुत्र 1,000 रुपए, प्लस आपने इशू किया है प्रीमियम पर जो कि है 12%। लेकिन गलती क्या होगी इसमें? फिर से 12 रुपए डाल देंगे बच्चे। 1,000 का 12% है
₹20, तो जो टोटल ये बनेगा दैट विल बी 1120। ₹1120 का आपका बनेगा जी नेट प्रोसीड्स, ठीक है ना। 1120 का नेट प्रोसीड्स, फॉर्मूला हमें पता ही है, KD इज इक्वल टू I इंटू 1 - T डिवाइड बाय NP multiply by 100. So when we fill the figures, I was 140, T is 30%, divide by net proceeds which is 1120. So this is coming out to be 8.75%. Should be absolutely clear. चलिए जी, उम्मीद करते हैं ये भी आपने कर लिया है नोट। C12, क्वेश्चन नंबर C12। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन नंबर C12 पर जाएं, जरा एक चीज मुझे बतानी है। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी फेस वैल्यू ना दियो तो ₹100 मानना। डिबेंचर में अगर कभी बॉन्ड वर्ड लिखा हो ना, बॉन्ड हमेशा ₹1000 के डिनोमिनेशन में इशू होते हैं यूजुअली, तो बॉन्ड के केस में अगर फेस वैल्यू ना दी वहां ₹100 नहीं ₹1000 मानेंगे। तो यहां कहीं हम लिख लें, जहां हमने डेट के बारे में लिखा था, फेस वैल्यू, इफ फेस वैल्यू नॉट नोन नॉर्मली इट इज एज्यूम्ड टू बी 100, ठीक है। और यहां पर एक नोट मार लेते हैं, इन केस ऑफ bonds assume it to be 1000. इन केस ऑफ बॉन्ड्स एज्यूम इट टू बी 1000, ₹1000 मानना बॉन्ड्स के केस में। एक नोट और था, या ठीक है, एनफ हो गया। ये तो मैं यहीं से बता देता हूँ। ये देखिए, मैंने आपको जब ये बिल्कुल बेसिक सिखाया था तो मैंने डेट के अंदर यहाँ पर 3 कैटेगरी लिखी थी कि डेट के अंतर्गत इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, बॉन्ड और लोन। बेसिकली जब डिबेंचर और बॉन्ड बोलते हैं ना बेटा, जब डिबेंचर और बॉन्ड बोलते हैं तो दीज आर अ काइंड ऑफ सिक्योरिटीज। इनकी कॉस्ट निकालने का तरीका एक ही है, I इंटू 1 - T अपॉन NP, क्योंकि नेट प्रोसीड नाम की कोई ना कोई चीज होती है। बट जब आप जाते हैं लोन पर, लोन इज जस्ट लाइक द डेट, लेकिन वहां पर एज सच कोई नेट प्रोसीड नाम की चीज नहीं है। लोन के केस में अगर हमें कॉस्ट निकालनी पड़े तो हमें पूरा फॉर्मूला बनाना ही नहीं, I इंटू 1 - T बटे NP गुना सोना, वहां सिंपल I इंटू 1 - T ही चल जाएगा। वो मैं आपको लिखवाऊंगा अभी। पहले हम आगे बढ़ जाएं जहां थे, C11 ये हो गया, C10, C11 हो गया, C12 लिखेंगे। C12 पनीर लिमिटेड रेज्ड ₹100 crore लोन फ्रॉम SBI पुत्र एट द रेट ऑफ 9%, मतलब 9% क्या इंटरेस्ट, एट द रेट ऑफ 9% इंटरेस्ट, फुल स्टॉप। फाइंड KD इफ टैक्स रेट इज 30%। लोन रेज किया 100 करोड़ रुपए का SBI से, 9% इंटरेस्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है KD 10 इफ टैक्स रेट इज 30%। बता देंगे क्या दिक्कत है।
बता देंगे क्या दिक्कत है। इससे पहले हम क्वेश्चन करें, पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दूं। जब भी लोन की कॉस्ट निकालनी है तो जैसे मैंने कहा आई इंटू 1 माइनस टी, दैट्स इट। ना डिवाइड बाय एनपी करना है, ना मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है परसेंटेज में ही आएगा। लिख लेते हैं, इन केस ऑफ बैंक लोन ब्रैकेट में टर्म लोन, इन केस ऑफ बैंक लोन ब्रैकेट में टर्म लोन, कॉमा, यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला आई इंटू 1 माइनस टी। बस इतना यूज करो, आई इंटू 1 माइनस टी। और यहां पर आई आपको कंप्यूट भी नहीं करना है ऐसे 100 मतलब फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट ना, जो इंटरेस्ट का रेट गिवन है उसी को आई में भर देना, उसी को आई में भर देना। आई में क्या भर देना? इंटरेस्ट रेट, सिंपल। आई में इंटरेस्ट रेट भर देना, कौन सा? जो परसेंटेज वाला है, और टी तो हम जानते हैं। तो अगर हम इस प्रश्न में आए, कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए आई कितना है? 9, टैक्स रेट कितना है? 0.3, ये लीजिए जी। तो ये उत्तर आपका बन जाएगा 6.30%। लोन के केस में इतना सा ही काम है, आई इंटू 1 माइनस टी एंड दैट्स इट। उत्तर हैप्पी बर्थडे यार, बढ़िया प्रश्न करेंगे कभी जिसके मन में, हो सकता है कुछ बच्चों के मन में एक डाउट हो छोटा सा, ये प्रश्न करेंगे वो डाउट दूर हो जाएगा। और ये बहुत जबरदस्त प्रश्न हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर C13 जी, आइए क्वेश्चन नंबर C13 आपके सामने ये रहा। सांभर लिमिटेड issued 10% 1 lakh debentures of ₹100 each at 10% premium. Sambar Limited issued 10% 1 lakh debenture of ₹100 each at 10% premium, full stop. Flotation cost is 10%. Flotation cost is 10%. Find KD if tax rate is 40%. इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि अब तक किसी क्वेश्चन में हुआ ही नहीं है। लिखिए जी, सांबर लिमिटेड इशू 10% 1 लाख डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम, फ्लोटेशन कॉस्ट है 10%। फाइंड केडी इफ टैक्स रेट इज 40%। दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले आई कंप्यूट कर लेंगे। फेस वैल्यू है ₹100 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट जो कि है 10%, तो आएगा ₹10। टैक्स की बात करें, बोला है 40%, 0.4। नेट प्रोसीड्स की बात करें, स्टार्ट करेंगे फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू प्रति डिबेंचर ₹100। क्वेश्चन में कहा गया प्रीमियम पर इशू किया, सो प्लस प्रीमियम एट द रेट 10%, कितना हो गया जी? ₹10। और ये आपका आ गया इशू प्राइस ₹110। अब तक ऑब्वियसली हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए जिसमें प्रीमियम था, तो ये वाला पॉइंट तो नया नहीं है, ये तो किया हुआ है। फिर बोला फ्लोटेशन कॉस्ट है माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, ये भी कोई नया पॉइंट नहीं है, ये भी पहले किया हुआ है। माइनस करना है फ्लोटेशन कॉस्ट पर डिबेंचर, लेकिन जिस अंदाज में फ्लोटेशन कॉस्ट अब दी गई है वैसा पहले नहीं था, यही नया पॉइंट है। फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन कराया, एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट पर डिबेंचर दे दी थी, तो आपने सीधा सीधा माइनस कर दिया, जहां तक मुझे याद है उसमें ₹3 था, माइनस कर दिया। फिर एक क्वेश्चन था टोटल फ्लोटेशन कॉस्ट दी गई थी, उसमें आपने क्या किया, फ्लोटेशन कॉस्ट पर डिबेंचर कंप्यूट किया, यहां रखकर माइनस कर दिया। यहां क्या है, परसेंटेज वाली। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन भी कराया था जहां फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज में थी, लेकिन उस क्वेश्चन में ये नहीं था, तो जो फ्लोटेशन कॉस्ट थी वो सीधा ₹100 के ऊपर लग गई थी। लेकिन अब सिचुएशन, जैसे मैंने पहले कहा, ये सिचुएशन अब तक मैंने किसी क्वेश्चन में अराइज नहीं की थी, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
भारत भर का 90 से ज्यादा % स्टूडेंट इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट लगानी कैसे है। मैं जब भी बताता हूं बड़े क्लैरिटी से बता देता हूं, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको कभी डाउट नहीं आना चाहिए, तो क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं आपके मन में डाउट कभी नहीं आएगा, मैं अभी सारी चीज क्लियर कर दूंगा। जैसी फ्लोटेशन कॉस्ट पर डिबेंचर लगाने गए, फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी दी है जी 10%। सवाल खड़ा हो गया 10% किस पर लगाऊं, फेस वैल्यू पर लगाऊं या इशू प्राइस पर लगाऊं। इंस्टीट्यूट, आपके मन में सवाल आएगा सर इंस्टीट्यूट क्या करता है, बेटा काश इंस्टीट्यूट कोई एक दोनों में से करता लॉजिकली तो हम फॉलो कर लेते। इंस्टीट्यूट का कभी मन करता है फेस वैल्यू पर निकालता है, तो कभी मन करता है इशू प्राइस पर निकालता है। इंस्टीट्यूट का क्या है, इंस्टीट्यूट का क्या है, हमें अपने फ्यूचर के लिए सोचना है कि हम क्या करें, विद लॉजिक होना क्या चाहिए। सिंपल सी बात। फ्लोटेशन कॉस्ट में मेनली खर्चा कौन सा आता है, अंडर राइटिंग का। सबसे बड़ा खर्चा जो होता है अंडर राइटिंग का। अंडर राइटर कौन होता है, अगर आप लोग नहीं जानते, वैसे तो लॉ में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा, छोड़ दिया, नहीं कराया गया, वट एवर द रीजन, मैं बता देता हूं। मान लीजिए मैं एक कंपनी में अपना पब्लिक इशू लेकर आ रहा हूं मार्केट में, सेबी कहता है कि 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब अगर मैंने 1 लाख डिबेंचर पब्लिक के लिए उतारे हैं, तो उसमें से अगर पब्लिक ने 90,000 सब्सक्राइब ना किए मिनिमम, तो जितनों का पैसा आया होगा मुझे सबका वापस करना पड़ जाएगा। मान लो 85,000 डिबेंचर का पैसा आ गया, लेकिन 90,000 तक तो आया नहीं, तो मुझे सबका पैसा वापस करना पड़ जाएगा, और जो मेरे बिजनेस प्लान्स थे वो सब फेल हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक बिजनेसमैन इस स्टेज तक पहुंच चुका है कि वो पब्लिक इशू करके पैसे रेज करना चाहता है, तो ही डजंट वांट टू लूज आउट ऑन दिस ग्राउंड नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो लोगों से पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया। तो एक पर्सन होते हैं जी अंडर राइटर, वो कहता है मैं आपको अपनी सर्विसेज दूंगा, बदले में मैं आपसे कमीशन लूंगा। अंडर राइटर है कौन, एक बच्चा कह रहा है अंडरटेकर, अंडरटेकर नहीं पुत्र, अंडर राइटर। अंडर राइटर इज द पर्सन who gives the guarantee to you that if the public does not subscribe, I am there to subscribe। मतलब अंडर राइटर के आने से अपने को गारंटी मिल गया कि अपना पब्लिक इशू फेल नहीं होगा। अगर मान लो पब्लिक ने लिए 80,000, मुझे मिनिमम चाहिए थे 90,000, तो जो 10,000 है वो अंडर राइटर को लेना पड़ेगा, यानी कि मेरा इशू सक्सेसफुल होकर रहेगा, मेरे बिजनेस प्लान ध्वस्त नहीं होंगे। समझ रहे हैं बात, मेरे बिजनेस प्लान ध्वस्त नहीं होंगे। मतलब लाइबिलिटी एक तरह से किसके ऊपर आ गई, अंडर राइटर के ऊपर। लेकिन अंडर राइटर का तो काम है, अंडर राइटर का तो यही काम है, वो बदले में आपसे कमीशन भी तो लेगा अगर रिस्क ले रहा है। अंडर राइटर की कमीशन हमेशा परसेंटेज में होती है, अमाउंट में नहीं होती, परसेंटेज में होती है। मान लीजिए अंडर राइटर की कमीशन है 5%, फॉर एग्जाम्पल, सुनना ध्यान से। यही सेम केस है, मान लो आपके सामने 100 रुपए की मेरी फेस वैल्यू है, 10 का प्रीमियम 110 रुपए का। जब पब्लिक मेरी कंपनी में पैसे लगाएगी तो वो 100 रुपए के हिसाब से लगाएगी कि 110 के हिसाब से लगाएगी। ऑब्वियसली 110, क्योंकि हमने इशू ही प्रीमियम पर किया है कि भैया जिसको लेना है एक डिबेंचर 110 रुपए आप लगा दीजिए, नहीं तो मत आइए, 100 में नहीं मिलेगा 110 में मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है अंडर राइटर को भी कितने रुपए देने पड़ेंगे, 110 रुपए। अंडर राइटर को भी कितने देने पड़ेंगे, 110 रुपए। और अंडर राइटर की जो लायबिलिटी है, अंडर राइटर की जो कमीशन है, ऐसे बोलते हैं अंडर राइटर की कमीशन है, लेट्स से वो है 5%, जैसा हमने कहा। तो सवाल उठा ये 5% किसके ऊपर निकलेगा, 100 रुपए के ऊपर या 110 रुपए के ऊपर। आंसर इज 110 रुपए के ऊपर। सिंपल सा पॉइंट ये देखने की अंडर राइटर रिस्क कितने का ले रहे हैं, क्या वो 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं कि 110 रुपए का रिस्क ले रहे हैं। मतलब अगर पब्लिक ने ना लिया तो अंडर राइटर जब कंपनी को पैसे देगा वो कितने देगा, 100 रुपए पर डिबेंचर या 110 रुपए, ऑब्वियसली 110 रुपए पर डिबेंचर। जिसके कारण जो फ्लोटेशन कॉस्ट है दैट इज कंप्यूटेड ऑन द इशू प्राइस, नॉट ऑन द फेस वैल्यू। अंडर राइटर का रिस्क कितने का है, रिस्क देखा जाता है, टोटल रिस्क चल रहा है 110 का, तो उसी के ऊपर वो अपनी कमीशन चार्ज करता है। फ्लोटेशन कॉस्ट इज ऑलवेज ऑन द इशू प्राइस, ऑलवेज ऑन द इशू प्राइस, नेवर ऑन द फेस वैल्यू। हां, अगर क्वेश्चन आपको खुद कह दे, अगर क्वेश्चन खुद कह दे टेक द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन द फेस वैल्यू, फिर मत लड़ना कि राहुल सर ने तो ऐसे कहा था ना भाई, फिर जो क्वेश्चन कह रहा है वो मान लेना। लेकिन साइलेंट केसेस में हमेशा हमें क्या करना चाहिए, इशू प्राइस के ऊपर लगाना चाहिए। अब सवाल ये खड़ा हो गया, अगर एग्जाम में आया तो आप क्या करोगे, यही करोगे जो मैंने बताया। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने ये भी कहा कि इंस्टीट्यूट कई बार इसे फेस वैल्यू पर भी कंप्यूट करता है, यानी कि इंस्टीट्यूट इस पॉइंट को एम्बिगुअस मानता है। और मैंने एम्बिगुअस के लिए रूल क्या दिया आपको, एक मूल मंत्र आपको दे दिया जिसको आप अपने साथ हमेशा रखो जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, कि भैया जब भी किसी पॉइंट में डबल ट्रीटमेंट पॉसिबल है और हम उसमें से कोई एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम अपना नोट लिख कर आएंगे। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं ये मानता हूं, आप यहां पर लेंगे पहली बात तो 110 रुपए के ऊपर फ्लोटेशन कॉस्ट, और दूसरा नोट लिख कर आएंगे एग्जाम में दैट
we have taken the flotation cost as a percentage of issue price. Institute sometimes takes on the face value also. ऐसा नोट लिख के आएंगे, ठीक है ना। इसको लिख लें एक बार। ये हमारा क्या आया था, इशू प्राइस पर डिबेंचर। फ्लोटेशन कॉस्ट की बात करें कैसे आएगा, 110 रुपए का इशू प्राइस मल्टीप्लाई बाय कितना फ्लोटेशन कॉस्ट था, 10%। 110 का 10% हो गया जी 11 रुपए, और ये आ गया आपके पास नेट प्रोसीड्स 99 रुपए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में नोट लिख देंगे। ICAI computes the flotation cost sometimes on face value and sometimes on issue price, full stop. However, more logical is issue price. Thus, we shall always compute flotation cost on issue price and write down the relevant note. Note का मतलब that we have computed the flotation cost as a percentage of issue price, ऐसा आप नोट लिखाएंगे, ठीक है ना। फुल स्टॉप। टेक flotation cost as a percentage of face value. Take flotation cost as a percentage of face value only when the question says so. Only when the question says so specifically. बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें किस सिचुएशन में यहां पर क्या करना है। और ये चीज मैंने आपको भी बता दी कि इंस्टीट्यूट कभी कैसे करते, बच्चों का ये फेवरेट काम लगता है मुझे। बच्चे क्या करते हैं, मेरा आंसर की फोटो क्लिक करते हैं, इंस्टीट्यूट के आंसर की फोटो क्लिक करते हैं और मुझे भेज देते हैं, सर ये देखो आपने ये कराया, इंस्टीट्यूट ने ये कराया। प्लीज हाथ जोड़ के कहता हूं, कर लो यकीन। प्लीज मुझे ऐसे मैसेज मत भेजिएगा कहीं पर भी, ना डाउट नंबर पर, ना इंस्टाग्राम पर, ना फेसबुक पर, ना यूट्यूब पर, ना टेलीग्राम पर, कहीं पर भी नहीं। जो भी सोशल मीडिया का चैनल आने वाले समय में भी चलेगा उस पर भी नहीं। ये मत सोचना सर टिंडर पे भेज दें, सर स्नैपचैट पे भेज दें, नहीं नहीं नहीं, ये चीजें कहीं पर भी नहीं आनी चाहिए। मैंने जब क्लास में बताई दिया कि इंस्टीट्यूट कभी कैसे करते, कभी कैसे, मतलब मुझे तो ये पता है, बच्चे मुझे दिखाते कि सर देखो आपको नहीं पता, आपने ऐसे किया, इंस्टीट्यूट ने ऐसे किया। करने दो ना, करने दो ना। जब आप प्रोफेशनल लेवल पर आ गए हैं, कोई भी एक आंसर सही नहीं होता, बहुत बार मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल होते हैं, हर एक की अपनी अजम्पशन है। आप आज की डेट में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चले जाइए, किसी लॉयर के पास चले जाइए, कोई राय लीजिए केस में, क्या हर कोई इंसान अपनी सेम राय देगा? द आंसर इज नो। हर किसी का अपना अपना सब्जेक्टिविटी के साथ आंसर आएगा। सेम गोज हेयर ऑल्सो, क्योंकि जब पूरी इंफॉर्मेशन क्लियरिटी से दी ही नहीं है यार, तो डिफरेंट पर्सन कैन इंटरप्रेट इट इन द डिफरेंट मैनर, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना। सर देखो इंस्टीट्यूट ने किया, आपने ये किया, मुझे पहले से पता है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, बहुत रिसर्च करके आपको मैं पढ़ा रहा हूं, बिलीव मी, बाय गॉड की कसम, ठीक है ना। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, क्वेश्चन का अंत करते हैं। फॉर्मूला है साडा KD इज इक्वल टू I इंटू 1 - T डिवाइड बाय NP इंटू 100। किन्ना सी आई पुत्र इत्थे 70 रुपए, टी किन्ना हैगा 40 ते 90 किन्ना हैगा 99।
10 इंटू 1 माइनस 0.4 डिवाइड बाई 99 इंटू 100, 6/99 इंटू 100, 6.06% जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यार एक और चीज बता देते हैं आपको, है ना, ये भी नहीं बताई अभी, एक और चीज बता देते हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रश्न के बहुत सारे 13 क्वेश्चंस कर लिए, इस कॉन्सेप्ट से संबंधित हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखा हमने। अभी हर क्वेश्चन में हमें ये बताया गया था कि इशू किस तरह से हो रहा है, या तो पार पर था, या डिस्काउंट पर था, या प्रीमियम पर था। मान लो क्वेश्चन सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दे दे कि आपने 10% 1 लाख डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशू किए, और कुछ नहीं बताया डिस्काउंट, प्रीमियम, पार वगैरह, फ्लोटेशन कॉस्ट बता रहे हैं, टैक्स रेट वगैरह बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, साथ में लिख दिया मार्केट प्राइस। ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन कहता कंपनी ने 10% डिबेंचर इशू किए इतने रुपए वाले, फेस वैल्यू बता दी, फ्लोटेशन कॉस्ट बता दी, टैक्स रेट बता दिया, साथ में दे रहा है मार्केट प्राइस। फेस वैल्यू 100 रुपए की है, डिस्काउंट प्रीमियम कुछ नहीं बताया गया था, मार्केट प्राइस 105 रुपए चल रहा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिंपल से ये है कि अगर कोई पर्सन ओपन मार्केट में मेरा डिबेंचर लेने जाए, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो वहां से उसे 105 रुपए का मिलेगा। और क्वेश्चन हमें कह रहे हैं कि आपने इतने डिबेंचर इशू किए। सवाल खड़ा हो गया कि आप जब इशू करोगे कितने पर करोगे। आराम से सोचिए, बताइए मुझे क्या लगता है आपको। मेरी कंपनी का डिबेंचर बाहर मार्केट में अगर किसी को लेना, लेट्स से एक मिस्टर ए है, उसको वहां से 105 रुपए का मिलेगा। आज की डेट में मैं अपने वैसे ही डिबेंचर मिलते जुलते सेम इशू करने वाला हूं। सवाल खड़ा हुआ मैं लोगों से कितने रुपए चार्ज करूंगा। आंसर इज सेम एज द मार्केट प्राइस। जब मेरे 100 रुपए वाले डिबेंचर की मार्केट में 105 की वर्थ हो गई, क्यों हुई? क्योंकि मेरी कंपनी अच्छी है, लोग मेरी कंपनी के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार है। तो यार जब मैं फ्रेश इशू करूंगा मैं भी तो 105 रुपए पर करूंगा। यानी कि कई बार क्वेश्चन आपको प्रीमियम, डिस्काउंट वगैरह के टर्म्स नहीं बताता। मतलब अगर इशू टर्म्स क्वेश्चन ने नहीं बताई कि आपने कैसे इशू किया और मार्केट प्राइस गिवन है, तो आपके लिए जो इशू प्राइस होगा, आपके लिए जो इशू प्राइस होगा वो मार्केट प्राइस होगा। इशू प्राइस का मतलब ये वाली बात मैं कह रहा हूं, ये क्या होगा आपके लिए? मार्केट प्राइस। अगर मैं कह दूं यहां पर 105 रुपए का मार्केट प्राइस है, तो जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो इसी के ऊपर कैलकुलेट होगा, 105 रुपए के ऊपर। नोट लिख लें इसके संबंधित, नोट, इंपॉर्टेंट नोट। If the question doesn't state, if the question doesn't state the issue terms, doesn't state the issue terms का मतलब that is whether the issue is at par, oblique premium, oblique discount, ब्रैकेट क्लोज। क्या लिखा हमने? इफ द क्वेश्चन डजंट स्टेट द इशू टर्म्स, क्वेश्चन नहीं बता रहा कि आपने इशू कैसे किया, यानी कि पार पर किया, प्रीमियम पर किया, या डिस्काउंट पर किया, एंड द क्वेश्चन प्रोवाइड्स द मार्केट प्राइस, then and the question provides the market price, then take such market price as issue price। देखिए मैंने वर्ड नेट प्रोसीड नहीं बोला, मैंने क्या बोला? टेक सच मार्केट प्राइस एज द इशू प्राइस। क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, जो मार्केट में लोग रेट देने को तैयार है मैं उसी पर इशू करूंगा। टेक सच मार्केट प्राइस एज इशू प्राइस एंड flotation cost if any shall be computed, flotation cost if any पुत्र shall be computed on such market price only to arrive at the net proceeds। लिखिए जी। पुत्र जी लिख लो। क्वेश्चन प्रोवाइड्स द मार्केट प्राइस, मैं एक बार वापस से रिपीट कर दूं सारा। इफ द क्वेश्चन डजंट स्टेट द इशू टर्म्स, क्वेश्चन नहीं बता रहा कि इशू पार पर है, प्रीमियम पर, या डिस्काउंट पर, एंड द क्वेश्चन प्रोवाइड्स द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस दिया है,
तो पहली बात तो ये समझ लो कि उस मार्केट प्राइस को आपने इशू प्राइस कंसिडर कर लेना, और क्योंकि अब ये मार्केट प्राइस इशू प्राइस बन गया तो फ्लोटेशन कॉस्ट तो इशू प्राइस पर ही होती है, तो इसी मार्केट प्राइस पर आपने फ्लोटेशन कॉस्ट कंप्यूट करनी टू अराइव एट द नेट प्रोसीड्स। एग्जाम्पल, मार्केट प्राइस पर डिबेंचर 120 रुपए, फ्लोटेशन कॉस्ट 15%, टर्म्स ऑफ इशू नॉट गिवन। क्वेश्चन ने बताया ही नहीं कि आप इशू कैसे कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, कंसीडर 120 रुपी एज इशू प्राइस, मतलब हम क्या मानेंगे कि हमने 120 रुपए पर ही इशू किया। अकॉर्डिंगली आप कहेंगे जो हमारा मार्केट प्राइस पर डिबेंचर है यही इशू प्राइस हो गया, और जब फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस की जाएगी वो इसी में से माइनस की जाएगी, 120 का ही 15% आप करेंगे। एक 120 इंटू 15%, ये आ गया जी 18 रुपी। तो अपना जो नेट प्रोसीड्स आया वो होगा 102 रुपए। नेट प्रोसीड्स पर डिबेंचर जी। इसके बारे में जाकर आगे बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे हमें, लेकिन हाँ अभी के लिए हमें समझ लेना होगा। स्क्रीन तो साइज बड़ा करो, नोट कर। चलिए जी मित्रों, फाइनली समय आ गया है साडे सीपीआं दा क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस ਦੇ अंत ਦਾ बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, और हम पहली बार अपने क्लास पजल की तरफ रुख करते हुए आइए आप सब भी अपने पास कृपया करके ऐसा पेज
बुक में निकाल लीजिए, क्लास पजल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पहला प्रश्न है हमारा इसी कॉन्सेप्ट से, मॉड्यूल का प्रश्न, बहुत बढ़िया। आइए करते हैं। कहता जी 5 years ago, 5 साल पहले, कैटरीना लिमिटेड इशूड 12% इररिडीमेबल डिबेंचर। ठीक है, इररिडीमेबल है मतलब हमारे इसी कॉन्सेप्ट का प्रश्न है। 12% वाले इशू के मतलब कूपन रेट है 12% एट ₹103। कहता दैट इज एट ₹3 प्रीमियम टू देयर पार वैल्यू ऑफ 100। पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू 100 थी, 3 का प्रीमियम लगाया तो 103 का इशू किया। कब? 5 साल पहले। कहते करंट मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर्स इज 94। ओहो, 103 का इशू किया था लेकिन आज 94 का पहुंच गया, मतलब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है कंपनी की। जब दिया लोगों को तो 103 का, मतलब लोगों को लग रहा था कंपनी बड़ी अच्छी है, लेकिन धीरे धीरे धुंधली पिक्चर क्लियर हुई तो अब डिबेंचर हमारा नीचे आ गया 94 पर। इफ द कंपनी पेज कॉर्पोरेट टैक्स एट द रेट ऑफ 35%, व्हाट इज इट्स करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल। करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल क्या मतलब है? आज की कॉस्ट बताओ, या फिर सिंपल सी बात, अब जब भी कभी भी कोई भी कॉस्ट निकालोगे, केडी, केपी, केई, केआरई, किसी भी चीज की, आपने हमेशा ये सोचते हुए निकालना कि अगर हम आज की डेट में इशू करें तो पोजीशन क्या होगी। अगर मैं सोचूं यहां पर फेस वैल्यू तो 100 रुपए है, वो तो उसने बता दिया। आई कितना है? 12%। टी कितना है? 35%। बात बची एनपी की। नेट प्रोसीड अगर 5 साल पहले निकालता तो मैं नेट प्रोसीड्स कितनी लेता? 103 रुपए। कब? अगर हम 5 years अगो इस डिबेंचर की कॉस्ट निकालते। लेकिन आज की डेट में जब मैं कॉस्ट निकाल रहा हूं, आज की डेट में आपका मार्केट प्राइस क्या है? 94। मुझे ये बताइए, अगर मार्केट में 94 रुपए का प्राइस चल रहा है, एज अ कंपनी मैं इसको कितने का बेच सकता हूं? क्या मैं इसको 103 का बेच सकता हूं? क्या मैं 100 का बेच सकता हूं? आंसर इज नो। जब पर्सन को, कोई भी इन्वेस्टर जिसको मेरा ये डिबेंचर चाहिए, जब मार्केट से 94 का मिल ही रहा है तो वो मुझे 94 से एक भी फूटी कौड़ी एक्स्ट्रा क्यों देगा? जब मार्केट से 94 का मिल ही रहा है, मैं उसे 100 का कैसे बेच दूं? मैं 103 का कैसे बेच दूं? इसीलिए थोड़ी देर पहले जो हमने नोट लिखा वो काफी इंपॉर्टेंट है कि मार्केट प्राइस में जो चल रहा है, इन्वेस्टर आपको उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं देने वाला। तो जब इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, यहां पर नेट प्रोसीड्स कितनी ली जाएगी? 94 रुपी, ना कि 103 रुपी। 5 साल पहले करते तो 103 रुपए आता, लेकिन आज की डेट में कर रहे हैं तो 94 हमारा नेट प्रोसीड्स बनेगा। आइए जी, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहला प्रश्न का उत्तर हमारे सामने, आंसर ओए होए 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 होए, ये लीजिए जी, आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1। सबसे पहले सारे वेरिएबल्स फ्रीज करें। आई फेस वैल्यू 100 रुपए, 100 रुपए का पुत्र 12%, 12 रुपए। टी कितना आएगा? 35% मतलब 0.35। और नेट प्रोसीड्स की बात करूं तो इसमें क्या लेंगे? मार्केट प्राइस पर डिबेंचर जो आज की डेट में चल रहा है, विच इज 94 रुपी। So if we find KD I into 1 minus T बटे NP गुना 100, और हम यहां पर अगर वैल्यूज को फिल करते हैं, I कितना बेटा? 12 इंटू 1 माइनस 0.35 डिवाइड बाई नेट प्रोसीड्स विच इज 94 मल्टीप्लाई बाय 100। आ जाओ मिस्टर कैलकुलेटर, कितने तुरी जानना है? 12 इंटू 0.65 बड़ा 94 इंटू 100, ये आ गया जी 8.297। तो आप इसे 8.30 कर देंगे। 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है और उसको एक बढ़ा देना है देखते हुए तीसरे डेसिमल प्लेस को। ठीक है ना? ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हमारा डन हो गया। और इस कॉन्सेप्ट से संबंधित जरा मैं देखूं कि आपको होम पजल से क्या दिया जा सकता है। तो पहली बार होम पजल आपके सामने आता हुआ, होमवर्क का क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, उम्मीद करता हूं इसको आपने कर लिया है नॉटी नॉटी नॉटी। होम पजल ऐसे से किताब आपके पास है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर, जिसमें पहला प्रश्न ये आपका है कॉन्सेप्ट 1 से, कॉन्सेप्ट 2 से, सॉरी हमने कॉन्सेप्ट 1 तो बेसिक्स लिखा था ना, तो कॉन्सेप्ट 2 से ये प्रश्न आपका हो जाएगा। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन क्लास में किया वो मॉड्यूल का था और ये क्वेश्चन पुराने वाले प्रैक्टिस मैनुअल में होता था। चलिए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा।
ठीक है ना, साथ साथ मार्क करते जाएंगे। जब जब मैं मार्किंग करवाऊंगा तो ये आपका होम पजल से कॉन्सेप्ट 2 का क्वेश्चन है, आपने अपनी होम पजल में भी जाकर मार्क कर लेना। और होमवर्क के लिए अलग रजिस्टर बनाना है, जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलोगे तो ये वाला क्वेश्चन चेक होगा। बच्चा कह रहा है सर आज तो जल्दी छुट्टी होगी, छुट्टी नहीं हुई, छुट्टी नहीं हुई। बच्चा कह रहा है सर नॉर्मली तो होमवर्क लास्ट में मिलता है, लास्ट में नहीं मिलता, हमारे यहाँ डिफरेंट है। जैसे ही कोई कॉन्सेप्ट खत्म होगा उस कॉन्सेप्ट का होमवर्क साथ साथ नोट करा देंगे आपको। चलिए अब आते हैं मेन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर। कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर आ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट 2 में सीखा था कॉस्ट ऑफ डेट इररिडीमेबल। अब आ रहा है कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल, जिसमें हम कौन सा मेथड करें, अप्रोक्सीमेशन मेथड। कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल अप्रोक्सीमेशन मेथड। क्या हमारी लाइन सीधी है? जी बिल्कुल सीधी है। ये लीजिए जी, क्या कहते हैं आराम से समझेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट पहले क्या, इररिडीमेबल, यहां पर क्या आ रहा है, रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या है, इररिडीमेबल में था कि जब वापस करना है वो पीरियड ज्ञात ही नहीं है, दैट इज नॉट नोन, तो हम सिंपल से चलते थे, हर साल इंटरेस्ट 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 देते जाओ और वही आपकी कॉस्ट है। लेकिन यहाँ के रिडीमेबल, रिडीमेबल डेट का मतलब है आपने आज पैसा रेज कर लिया एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू नीड टू रीपे द अमाउंट, और वो जो सर्टेन पीरियड है वो आज की डेट में ही डिबेंचर इशू करते वक्त ही बता दिया जाता है। इट मे बी 5 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर, वट एवर द पीरियड में भी वो आपको क्वेश्चन बताएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको पीरियड बता दिया गया तो मतलब वो रिडीमेबल वाला केस है। उस सिचुएशन में हमने जो पहले पढ़ा कॉन्सेप्ट 2 वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ये वाला एप्लीकेबल होगा। समझ में आई मेरी बात? धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, इतनी सी बात बताओ मुझे मन में सोचकर कि इस सिचुएशन में आपकी कॉस्ट क्या बनेगी। क्या इंटरेस्ट देंगे? सोचने लगे अरे ऑब्वियस है इंटरेस्ट तो देंगे भाई, लेकिन इंटरेस्ट के अलावा भी क्या कोई कॉस्ट बन सकती है? जी हाँ, मान लो मैंने रेज की 100 रुपी और जब वापस कर रहा हूं, रिडेम्पशन कर रहा हूं 110 रुपए पर, तो 10 रुपए और भी तो एक्स्ट्रा दे रहा हूं। 100 रुपए लिए 110 वापस कर रहा हूं रिडेम्पशन के टाइम पर, तो ये 10 रुपए भी तो एक्स्ट्रा दिए, तो ये भी हमारा कॉस्ट का पार्ट बनेगा। इसको कैसे कंसिडर करना है वही सब चीजें सीखेंगे। आइए जी, सबसे पहले तो जरा लिख लें रिडीमेबल डेट के बारे में। रिडीमेबल डेट is the debt which is to be paid back, मतलब रिडीम करना है जिसको, which is to be paid back पुत्र after a certain period of time. Redeemable debt is the debt which is to be repaid या which is to be paid back after a certain period of time. This time is known, ये ऐसे लिखते हैं, this time is specified at the time of, ठीक है, this time is specified on the issue of डेट। मतलब अगर आपने रिडीमेबल डेट इशू किया तो इशू के समय ही जो ये टाइम है रिडेम्पशन का उसे स्पेसिफाई कर दिया जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं ये देखते हैं। ये क्या है, याद है ना, ये क्या था, ये था आज, मतलब टुडे, मतलब प्रेजेंट। ये हैं वेरियस ईयर्स, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, सो ऑन अप टू एन। जब हमने इररिडीमेबल किया हमने कहा था इट इज नॉट डिफाइंड, लेकिन यस यहां पे ये डिफाइन है, इट इज प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड, नॉट डिफाइंड नहीं, प्री डिफाइंड मतलब जब इशू किया उसी वक्त डिफाइन कर दिया कि ये कितना होगा। आज की डेट में हमारे पास क्या पैसा आया होगा, आज की डेट में अपने पास पैसा आया होगा नेट प्रोसीड्स का, तो यहां हुआ प्लस नेट प्रोसीड्स, यहां क्या गया इंटरेस्ट, यहां क्या गया इंटरेस्ट, यहां क्या गया इंटरेस्ट।
लेकिन साथ में यहां पर एक और चीज गई, आरवी। आरवी बोले तो रिडेम्पशन वैल्यू। जब इररिडीमेबल कर रहे थे वहां पर ये चीज नहीं थी। फर्क समझिए दोनों में, बिल्कुल टेंशन नहीं, आसान पॉइंट है, सिर्फ समझने पर ध्यान दीजिए। आपने आज की डेट में नेट प्रोसीड लिया, ये इररिडीमेबल भी था। आपने एक साल से स्टार्ट करते हुए हर साल इंटरेस्ट दिया, वो वहां भी था, वो यहां भी है। यहां एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? रिडेम्पशन वैल्यू। मान लीजिए मैं कहता हूं आपने रेज किया था फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए, आपने रेज किया था 100 रुपए और आप वापस कर रहे हो एट द एंड 110 रुपए, तो आप एक्स्ट्रा कितना दे रहे हो? 10 रुपए। लेकिन इस 10 रुपए को एज इट इज कंसीडर नहीं कर लेना, ये पूरी लाइफ का है, ये पूरी लाइफ का है। और मैंने क्या सिखाया था, जब भी कॉस्ट निकलती है वो निकलती है एक साल की, पर एनम की। आप जब इंटरेस्ट देते हो, ये इंटरेस्ट कितने समय का है? एक साल का। तो मुझे ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट गई 110 माइनस 100 की, इसे भी मुझे क्या करना है? एक साल पर लेकर आना है। तो मैं क्या कहूंगा यार, मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी हुई? 110 माइनस 100, कितने साल की लाइफ है? एज्यूम कर लेते हैं 5 साल की है। तो 5 साल की है तो 10 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया जी? 2 रुपए पर एनम हो गया। तो हम क्या कहेंगे यार, एक तो इंटरेस्ट पर एनम देते हो और दूसरा ये 2 रुपए की कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा पड़ रही है। इन दोनों को ऐड करके फॉर्मूला बना लीजिए। समझ में आई मेरी बात? देखिए इसको वापस से आराम से लिखते हैं। अभी पहले सिर्फ फॉर्मूला, इतना पोर्शन समझने पर जोर दीजिए, मेन फॉर्मूला बना लेंगे। हम क्या कह रहे हैं यहां पर, इन दिस केस रिडेम्पशन वैल्यू इज ऑल्सो बीइंग पेड। जब पैसा आता है तो उसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, जाता है तो माइनस से। ये पूरे पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये चीज मेरी सेम चलेगी, जिसे आपको समझना है। जब मैं लिखता हूं प्लस 100 मतलब आया कंपनी के पास, माइनस 110 मतलब कंपनी से गया। अब कोई बच्चा कहेगा सर हमें क्या पता कंपनी के पास आया कि इन्वेस्टर के पास आया, किससे गया? कंपनी से कि इन्वेस्टर से। हमेशा कंपनी के व्यू पॉइंट से सोचना, जब तक कि मैं स्पेसिफिकली ना बोलूं कि ये इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से करना है, हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की डेट में जब हमने डिबेंचर को इशू किया, बिजनेस के पास पैसा आया प्लस 100, जब 5 साल के बाद या एन नंबर ऑफ ईयर के बाद वापिस करूंगा तो माइनस जा रहा है पैसा, किससे? बिजनेस से, तो माइनस साथ में लगाया। तो हम कह रहे हैं दो टाइप की कॉस्ट हो गई यहां पर, दो टाइप की कॉस्ट हो गई। क्या ये सीधा ठीक है? हम कह रहे हैं देयर आर नाउ 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। एक क्या है आपका? इंटरेस्ट, जो कि पहले भी था, और दूसरा है डिफरेंस बिटवीन एनपी एंड आरवी। रिडेम्पशन वैल्यू और नेट प्रोसीड का जो डिफरेंस है वो भी हमारे लिए कॉस्ट बन गया। लेकिन बात समझने की है कि ये है कि इंटरेस्ट जो होता है वो पर एनम है, और इसको आप पर एनम कैसे बनाओगे? आप कहोगे आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन। हम कहेंगे रिडेम्पशन वैल्यू में से नेट प्रोसीड माइनस कीजिए, डिवाइड कर दीजिए एन से। एन क्या था? लाइफ। ऐसा करने से ये क्या होगा? ऐसा करने से ये वाली जो कॉस्ट है मेरे पास आ जाएगी पर एनम बेसिस पर, कि ये तो पूरी लाइफ की होगी। आरवी माइनस एनपी तो पूरी लाइफ की कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जैसे उसको डिवाइड बाय एन करूंगा, एन का मतलब लाइफ, अभी लिखेंगे सब कुछ, डोंट वरी। तो ऐसा करने से मेरे पास ये वैल्यू पर एनम आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे फाइनली, इन दोनों को ऐड करेंगे और अपनी कॉस्ट को निकाल लेंगे। हमने एक तरह से क्या किया, हम न्यूमरेटर में क्या ले रहे हैं? एवरेज कॉस्ट। हम न्यूमरेटर में क्या ले रहे हैं? एवरेज कॉस्ट। मतलब एवरेज कॉस्ट का मतलब एक इंटरेस्ट, और दूसरा हमने इसका क्या किया? एवरेज निकाल लिया कि 110 वापस कर रहे हो, लिया था 100 डिवाइड बाय 5, तो ऑन एन एवरेज हमने कर लिया। जब न्यूमरेटर में एवरेज ले रहे हो तो हम डिनोमिनेटर में भी एवरेज लेंगे। जब तक हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू थी, हम डिनोमिनेटर में 100 रुपए ले लेते थे, लेकिन आज मेरे पास एक 110 भी है। जैसे होता है ना ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो यहां पर हमारे पास ओपनिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू, हम क्या करेंगे? इसका एवरेज लेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 डिनोमिनेटर में, तब जाकर हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होगा। देखते हैं यहां पर कुछ मुझे स्पेशल लिखवाने की आवश्यकता है? नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना? ये हमने क्या बोला, ये जो एनपी है, जो पैसा आया था, दिस विल बी रीपेड एट द एंड ऑफ nth पीरियड। इसको हम वापस भी करेंगे, ठीक है ना? चलिए आराम से अब फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला में दो चीजें आ गई, एक है आई और दूसरा है आरवी माइनस एनपी अपोनेंट। फॉर्मूला लिखने से पहले चलो समझा ही देता हूं, पहले पूरी चीज समझ लेते हैं। यहां पे ना दो स्कूल ऑफ थॉट चलते हैं। मैंने आपको ये तो बताया था कि आई जो है हमेशा नेट कॉस्ट लेना 1 माइनस टी। जब यहां आए ना, व्हेन वी कम एट दिस पर्टिकुलर जंक्शन,
आरवी माइनस एनपी अपॉन एन पर। तो एक स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता है, आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, जो किया आपने 1 साल का खर्चा आ गया, इसको भी कर लो इंटू 1 माइनस टी। मतलब एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि आपको इसके ऊपर भी टैक्स सेविंग मिलेगी। आपका बेसिकली जो हर साल का खर्चा हो गया आप अमोर्टाइज करोगे, पीएनएल के अंदर डालोगे, जैसे ही पीएनएल में डालोगे इनकम कम हुई तो आपका टैक्स का सेविंग हो गया। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है, लेकिन दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता है, आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, बस इतनी सी बात, वो 1 माइनस टी को कंसीडर करते ही नहीं है। वो कहते नहीं इसके ऊपर टैक्स सेविंग नहीं लेनी। दोनों ही बिल्कुल सही हैं, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं तो इनकम टैक्स में आपको सेविंग मिल जाती है, लेकिन हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो ज्यादा पॉपुलर है वो है ये वाला, जिसमें 1 माइनस टी नहीं होता है। तो यहां पे बेसिकली हो क्या रहा है, टैक्स सेविंग्स कंसीडर हो रही है और यहां पर टैक्स सेविंग्स कंसीडर नहीं हो रही है। मैं आपको पूरा फॉर्मूला आराम से लिखवा रहा हूं अभी, ठीक है ना, फिर भी जो कोई बच्चा इसको लिखना चाहे लिख सकता है फिर, लेकिन मैं प्रॉपर फॉर्मूला अभी आपको लिखवाने वाला हूं। मेन पर्पस क्या है, रिडीमेबल डिबेंचर जब करेंगे हमारी कॉस्ट दो टाइप की है, एक है इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स आई इंटू 1 माइनस टी, और दूसरी है आरवी माइनस एनपी अपॉन एन। अब आरवी माइनस एनपी अपॉन के ऊपर टैक्स सेविंग है या नहीं है उसके बारे में देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। हमारे मॉड्यूल में दोनों फॉर्मूला दिए गए हैं, लेकिन जो यूज होता है प्रैक्टिकली मतलब एग्जाम पर्पस के लिए, प्रैक्टिकली नॉट इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, प्रैक्टिकली जो यूज होगा हमारे एग्जाम पर्पस के लिए वो होगा विदाउट टैक्स सेविंग वाला। मतलब आरवी माइनस एनपी अपॉन एन को 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई नहीं करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी होगा नहीं, इंस्टीट्यूट ने कभी पूछा नहीं, लेकिन हाँ अगर हमसे कभी कह दे कि इसके ऊपर भी टैक्स सेविंग कंसीडर करो, हो सकता है क्वेश्चन बना दे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है और घबराने वाली बात नहीं है। अगर क्वेश्चन कह दे कि टैक्स सेविंग कंसीडर करो तो फॉर्मूला में आरवी माइनस एनपी अपॉन एन के बाद भी 1 माइनस टी लगा देना, क्या बड़ी बात है, ठीक है ना। अब हम प्रॉपर इसका बकायदा फॉर्मूला लिख लेते हैं जी। ये लीजिए फॉर्मूला पर चल रहे हैं। मोर पॉपुलर मेथड, लेस पॉपुलर मेथड जी। मोर पॉपुलर मेथड कौन सा है, ओनली इंटरेस्ट इज अलाउड इन P&L account for tax purpose, only interest is allowed in P&L account for tax purpose। और लेस पॉपुलर मेथड में लिखिए इंटरेस्ट as well as difference between RV and NP, interest as well as difference between RV and NP is allowed in P&L account for tax purpose। तो अकॉर्डिंगली जो फॉर्मूला बनेगा KD इज इक्वल टू I इंटू 1 माइनस टी तो था ही, साथ में अभी हमने क्या सीखा जो मैंने आपको पिछले पेज पर सिखाया, आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन, ये हो गया एक्स्ट्रा, एंड होल डिवाइड बाय। पहले क्या करते थे, अगर इररिडीमेबल तो डिनोमिनेटर में सिर्फ नेट प्रोसीड ले लेते थे, लेकिन यहां पर हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग की तरह दो वैल्यूज हैं, तो हम इसका भी एवरेज लेंगे, आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका हो गया जहां पर आप सिर्फ इंटरेस्ट के साथ टैक्स सेविंग कंसीडर कर रहे हैं, मोर पॉपुलर मेथड। जब हम जाएंगे लेस पॉपुलर मेथड में, व्हेन वी गो टू द लेस पॉपुलर मेथड, KD इज इक्वल टू I इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन। ये भी हो रहा है 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई, होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2
मल्टीप्लाई बाय 100। ये कब है? अगर दोनों के ऊपर टैक्स सेविंग कंसीडर करोगे। और अगर देखते हो न्यूमरेटर में 1 - t तो दोनों जगह तो ये तो कॉमन आ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इंटरेस्ट की कॉस्ट प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 1 - t, पूरी ब्रैकेट, और क्योंकि 1 - t कॉमन था तो यहां आ गया इंटू 1 - t इंटू 100। जैसे ही आपने ब्रैकेट से बाहर लिया 1 - t, इसका मतलब है कि 1 - t जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटरेस्ट से भी और आरवी माइनस एनपी अपॉन एन से भी। फॉर्मूला नोट करिए एक बार। चलिए जी, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया, समझ में आ गई। अब इनके वेरिएबल्स की बात स्टार्ट होती है। आई का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, आरवी, एन और एनपी। एक एक करते हुए सभी चीजें लिख लेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग विद दी आई, बिल्कुल सेम है जो हमने पहले लिखा था, लेकिन क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है तो लिख लेते हैं एक बार फिर से। हम कहेंगे आई का मतलब है इंटरेस्ट पर डिबेंचर। बेटा कोई बच्चा इसको ऑब्लिग ना समझ ले, तो भाई इंटरेस्ट पर डिबेंचर इन रुपी, जिसको आप कैसे निकालते हैं, आप कहेंगे फेस वैल्यू पर डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट परसेंटेज। ठीक है ना। बाकी सारी बातें जो एडिशनल थे नोट्स वगैरह वो हमने लिखे हुए कि इंटरेस्ट का मतलब कूपन रेट होता है, फेस वैल्यू ना बताए तो 100 मानना, बॉन्ड के केस में 1000 मान लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक हो गया आई। फिर बात आई टी। टी इज नथिंग बट दी टैक्स रेट ऑफ द कॉर्पोरेट। टी है आपका कॉर्पोरेट का टैक्स रेट। एनपी इज नेट प्रोसीड्स पर डिबेंचर इन रूपी। एनपी इज नेट प्रोसीड्स पर डिबेंचर इन रूपी। इसको ऐसे लिख दे सेम, ये ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम इसको लिख देते हैं फेस वैल्यू पर डिबेंचर। अगर प्रीमियम ऑन इशू है प्लस कर दीजिए, डिस्काउंट ऑन इशू है तो माइनस कर दीजिए। ऐसा करने से आपके पास आ जाएगा इशू प्राइस पर डिबेंचर। ऐसा करने से आपके पास आ जाएगा इशू प्राइस पर डिबेंचर। इसमें से माइनस कर दीजिए फ्लोटेशन कॉस्ट, माइनस कर दीजिए फ्लोटेशन कॉस्ट ऑब्लिक कॉस्ट ऑफ इशू जिसको बोलते हैं पर डिबेंचर। तो ये आपके पास आ गया फाइनली नेट प्रोसीड्स। तो ये फाइनली आ गया आपके पास जी नेट प्रोसीड्स पर डिबेंचर। सेम है बिल्कुल जैसे किया था पहले। बात आई एन की। एन का मतलब क्या है, लाइफ ऑफ डिबेंचर। एन क्या है, लाइफ ऑफ डिबेंचर। ये तो क्वेश्चन आपको बताएगा, अगर नहीं बताया मतलब क्वेश्चन इररिडीमेबल डेट का है।
लाइफ ऑफ डिबेंचर इन ईयर्स, मतलब कितने साल के डिबेंचर हैं, कितने साल बाद आपको उनको रीपे करना है, एंड मींस लाइफ ऑफ डिबेंचर इन ईयर्स। एक वेरिएबल हमारा बच गया जिसका नाम है आरवी। आरवी का मतलब क्या है, रिडेम्पशन वैल्यू पर डिबेंचर। लिखेंगे जी आरवी मींस रिडेम्पशन वैल्यू पर डिबेंचर इन रूपी। इसमें दो ही केस बन सकते हैं, या तो रिडेम्पशन वैल्यू पार पर हो जाएगी, मतलब आपने 100 रुपए की फेस वैल्यू का इशू किया, 100 रुपए का ही रिडीम कर दिया। ध्यान से सुनो मेरी बात जो मैं कह रहा हूं, रिडेम्पशन के लिए दो ही ऑप्शन है, या तो फेस वैल्यू या फिर प्रीमियम। डिस्काउंट पर रिडेम्पशन नहीं होगा भाई। बच्चा सोच रहा सर इशू जब हो सकता है पार प्रीमियम डिस्काउंट पर, तो रिडेम्पशन काहे नहीं। बेटा आज एज अ कंपनी मैंने लोगों को बोला 100 रुपए का डिबेंचर ले लो, 10 साल के बाद मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। पूछे कितना, मैंने कहा 90 रुपए दूंगा। कोई लगाएगा मेरी कंपनी में पैसे? नहीं। तो रिडेम्पशन या तो फेस वैल्यू या एट प्रीमियम, पार पर नहीं होगी। आपने 100 लिया, आप उसके बदले 110 दे सकते हो, लेकिन 90 नहीं दे सकते। ठीक है ना, लिखेंगे इसके बारे में। इसके लिए दो चीजें हो सकती हैं, वन इज फेस वैल्यू प्रति डिबेंचर, वन इज फेस वैल्यू पर डिबेंचर। ये कब होगा, लिख देते हैं, इफ रिडीमेबल एट पार, इफ रिडीमेबल एट पार, या फिर हो सकता है फेस वैल्यू पर डिबेंचर प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ध्यान रहे ये प्रीमियम इशू वाला नहीं है, दिस इज द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये वाला कब चलेगा, इफ रिडेम्पशन इज एट प्रीमियम, इफ रिडीमेबल एट प्रीमियम। बात को जहन में बिठा लेंगे, रिडेम्पशन कभी भी डिस्काउंट पर नहीं होगी। आरवी मतलब रिडेम्पशन वैल्यू पर डिबेंचर, विच कैन बी आइदर द फेस वैल्यू अगर रिडीमेबल एट पार है, और अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो गया। साइलेंट केसेस में एज्यूम करेंगे एट पार वाला। एज्यूम दिस इन साइलेंट केसेस। ऑब्वियस सी बात है, अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बताया कि रिडेम्पशन कैसे हो रही है, तो हम थोड़ी अपने पल्ले से प्रीमियम एज्यूम करेंगे। हम तो ये मानेंगे कि पार पर हो रही है भाई, सिंपल। नोट कर लीजिए भली भांति इसे। चलिए जी, उम्मीद करते हैं नोट कर लिया आपने ये सारी चीजें। तो हम तैयार हैं पूरी तरह से इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए। पहले कॉन्सेप्ट वाले ही चलेंगे, हमारे क्वेश्चन C13 तक कर चुके थे, क्वेश्चन C14 लिखेंगे। आइए क्वेश्चन C14, क्वेश्चन नंबर C14। लड्डू लिमिटेड इशूड, लड्डू लिमिटेड issued 10% rupee 40 lakh debentures of rupee 100 each, 10% rupee 40 lakh debenture of rupee 100 each, full stop. Tax rate is 40%.
डिबेंचर्स आर redeemable at par. Debentures are redeemable at par, full stop. Find KD if life of debentures, find KD if life of debentures is 10 years. ये लीजिए जी, प्रश्न ਤੁਹਾਡੇ सामने हैगा काके। बच्चे कह रहे सर ये तो पढ़ाई स्टार्ट होगी, तो पढ़ाई तो स्टार्ट हो रही थी, आपको क्या लगा था सिर्फ मजे करेंगे? सिर्फ मजे तो नहीं होंगे यार, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ, बीच बीच में करते रहेंगे मजे, लेकिन पढ़ाई सबसे सर्वोपरि है। ये लीजिए जी, सॉल्यूशन शब्द लिख देते हैं और फिर क्वेश्चन को जरा रीड कर लेते हैं। लड्डू लिमिटेड ने इशू के 10% वाले यानी कि कूपन रेट है 10% रुपी 40 लाख डिबेंचर, अमाउंट से कुछ नहीं लेना देना। फेस वैल्यू बताओ, 100 रुपए ईच बता दी। टैक्स रेट है 40% के अंदर, डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार, मतलब रिडेम्पशन वैल्यू तो 100 रुपए ही है। फाइंड केडी इफ लाइफ ऑफ डिबेंचर्स इज 10 ईयर। जैसे उसने बोला 10 ईयर्स मतलब रिडीमेबल वाला केस है, रिडीमेबल वाला केस है, तो इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा जो हमने अभी सीखा। और हम ICAI यूजेस दिस यहां पे लिख दें एक बार, ICAI मोर पॉपुलर मेथड में लिख दें। ICAI यूजेस दिस नॉर्मली, तो हम भी इसी का यूज जो है करने वाले हैं, जो फर्स्ट वाला लिखा था मोर पॉपुलर मेथड। तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले चाहिए पुत्र आई इज इक्वल टू 100 रुपए दी फेस वैल्यू, 10% दा इंटरेस्ट है, ये हो गया जी 10 रुपए। उस तो बाद आया टी, कितना है 40% मींस 0.40। और क्या चाहिए? एन, लाइफ कितनी है? उसने बोला 10 ईयर्स। नेट प्रोसीड्स की बात करें, कुछ भी किसी प्रकार का प्रीमियम डिस्काउंट फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, तो फेस वैल्यू पर डिबेंचर ही आ गई सेम, यानी कि 100 रुपए। आरवी रिडेम्पशन वैल्यू, ये तो उसने खुद ही बोल दिया, डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार, पार मतलब फेस वैल्यू पर डिबेंचर, तो ये भी कितना है 100 रुपए जी। ये भी कितना है 100 रुपए। तो ये तो आसान हो गया, फॉर्मूला लगा लेंगे हम, KD इज इक्वल टू I इंटू 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP अपॉन N होल डिवाइड बाय RV प्लस NP अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ये लीजिए, जितने वेरिएबल्स लिखे थे सारे एक एक करके भर देते हैं इसमें। आई था साढ़ा 10, टैक्स रेट सी 40%, RV माइनस NP, क्योंकि दोनों फिगर सेम है तो कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, 100 माइनस 100 था शून्य आ जाना पुत्र, बटे N कितनी लाइफ सी 10 साल, ते होल डिवाइड बाय, ते पुत्र होल डिवाइड बाय RV प्लस NP मींस 100 जमा 100 बटे 2। जब ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर सेम है तो ये भी सेम आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 10 इंटू 1 माइनस 0.4 हो गया 6, ए हो गया 0, ते बटे विच की है 100, 100 जमा 100 बटे 2, 200 बटे 2, 100 इंटू 100, तो ये उत्तर आपका आ गया जी 6%। ये उत्तर आ गया जी अपना 6%। अगर आप इस क्वेश्चन को इररिडीमेबल वाले फॉर्मूला से भी करते तो भी आंसर सेम आता। रीजन, एनपी और आरवी सेम है, जो एक्स्ट्रा इंपैक्ट आना था अगर आप इसको देखते हैं तो 0 आ गया, यही तो एक्स्ट्रा था। या डिनोमिनेटर एक्स्ट्रा होता है, डिनोमिनेटर में भी क्या है, क्योंकि एनपी और आरवी सेम है तो उनका एवरेज लेकर भी वो सेम ही वैल्यू आ गई। नॉर्मल में एनपी भी तो 100 ही था, तो अगर आप आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन एनपी यानी कि इररिडीमेबल वाले फॉर्मूला से भी करते तो इसमें सेम आता। ये सिर्फ वैसे ही बता दिया, करना नहीं है एक्चुअल में, कई एग्जाम में सोचो छोटा है कराता हूं छोटा फॉर्मूला लगाकर। तो ये आ गया जी 6%। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर C14। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे इसमें, अच्छी कैलकुलेशंस हैं और एग्जाम में कैलकुलेशन मिस्टेक भैया होनी नहीं चाहिए, जरा सी भी कैलकुलेशन की कोई गुंजाइश नहीं है मिस्टेक की। फिर बच्चे एग्जाम से आकर कहते हैं और शिट यार ये गलती हो गई, वैसा नहीं चाहिए अपने को, कतई भी नहीं। ये लीजिए प्रश्न नंबर C15, क्वेश्चन नंबर C15 same as question C14 except
that debentures are issued at except that debentures are issued at 10% डिस्काउंट। तो जो चीज हमने इररिडीमेबल वाले केस में वेरीफाई की थी वही हमें यहां पर वेरीफाई करनी है, और आंसर निकालने से पहले ही हमें यह पता होना चाहिए जो ट्रेंड बनेगा कॉस्ट का। अगर बिना डिस्काउंट के 6% की कॉस्ट आई तो जब डिस्काउंट पर इशू हो रहा है तो कॉस्ट 6 से कुछ ना कुछ ज्यादा आने वाली है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल्स निकाल लें। आई है आपका 100 इंटू 10%, दैट इज पुत्र 10 रुपी। टैक्स रेट है 40%, 0.40। लाइफ सेम है 10 इयर्स। जब एनपी की बात आई हम कहेंगे जी फेस वैल्यू पर डिबेंचर सी 100 रुपए दी, माइनस हो गया डिस्काउंट ऑन इशू। क्वेश्चन बोलिया तुसी डिस्काउंट तो इशू कर रहे हो, 100 रुपए दी फेस वैल्यू, 100 रुपए दा 10%, ये आ गया जी 10 रुपये। तो ए वैल्यू आ गई जी 100 माइनस 10, 90 रुपये। कोई फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह नहीं है इसलिए इंपैक्ट नहीं आया। और जब बात करेंगे रिडेम्पशन वैल्यू की, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अब तक कुछ बच्चों को यह लग रहा होगा कि अगर साइलेंट केस हो ना, जितना एनपी उतना आरवी। नहीं, ये देखिए मैंने क्लियरली क्या लिखा है, फेस वैल्यू, द वर्ड इज फेस वैल्यू। अगर रिडीमेबल एट पार है या साइलेंट केस है तो फेस वैल्यू मानना। फेस वैल्यू डजंट मीन दी एनपी। इस क्वेश्चन में आपका एनपी कितना है 90 रुपए, जबकि फेस वैल्यू कितना 100 रुपए। आपने जब रिडेम्पशन वैल्यू लेना 90 नहीं मानना, फेस वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू इज दी फेस वैल्यू। अच्छा, वैसे तो हमने कहा ये पिछले क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है, तो उसमें हमने लिखा ही था रिडीमेबल एट पार। पार का मतलब फेस वैल्यू, लेकिन अगर हाँ साइलेंट भी होता तब भी हम यही करते। तो फॉर्मूला लगा देंगे जी, केडी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखना है पहले आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ये लीजिए। सो व्हेन वी सॉल्व दिस, साडा आई हैगा 10, टी हैगा पुत्र 0.4, आरवी हैगी ये 100 रुपए रिडेम्पशन वैल्यू, नेट प्रोसीड में आया 90 रुपी। डिवाइड बाय 10 और डिनोमिनेटर में 100 प्लस 90 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। 10 इंटू 1 माइनस 0.46, 100 माइनस 90, 10, 10 बाई 10 1 ते पुत्र होल डिवाइड बाय 190 बटे 2, 2 निम्मी 18 ते 2 5 10, 7 बटे 95 गुना 100। आ भाई मिस्टर कैलकुलेटर, 7 बटे 95%, 7.368 आ रहा है, तो हम कर देंगे 7.37%। लेकिन हाँ, मेन चीज जो हम वेरीफाई करना चाहते थे वो हमसे वेरीफाई हो रही है। जब हमने C14 किया तो आंसर आया 6%, जहां पर आपने इशू किया था एट पार। लेकिन जैसे ही आपने इशू किया डिस्काउंट पर तो आपकी जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो सीधा 6% से बढ़कर पहुंच गई 7.37। इंटरेस्ट की कॉस्ट सेम ही है, लेकिन जो आरवी और एनपी की कॉस्ट है ये 1 रुपया आपका एक्स्ट्रा आया, जो पिछले में 0 था। दूसरा, डिनोमिनेटर C14 में क्या था, 100 था, आपको इनफ्लो ज्यादा हुआ था। लेकिन यहां पर जो एवरेज वैल्यू है, मतलब इनफ्लो के तौर पर जो हम ले रहे हैं डिनोमिनेटर में एवरेज, वो यहां पर 100 नहीं है, वो 95 है। ठीक है, चलो ये जो येलो येलो की थे इसको निकाल दिया। एक और प्रश्न हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर C16। ये क्या था, C15 जी। क्वेश्चन नंबर C16, क्वेश्चन नंबर C16 सेम एज क्वेश्चन C14 except that the issue is at प्रीमियम ऑफ 10%। इसमें भी ये लिखा था ना, सेम एज C14। ठीक है, सेम एज C14 एक्सेप्ट दैट द इशू इज एट प्रीमियम ऑफ 10%। तो C14 में इशू था पार पर, इसमें हम कह रहे हैं कि आप एज्यूम कीजिए कि इशू जो है वो प्रीमियम पर हुआ है।
सो व्हेन आई गो फॉर द सॉल्यूशन, सबसे पहले हम कहेंगे जी आई 100 रुपए का 10%, 10 रुपए, इसमें कोई चेंज नहीं होता टर्म्स ऑफ इशू बदलने के कारण। देन टी सेम रहेगा 0.40, एन कोई चेंज नहीं, 10 आ गया। जब बात आई एनपी की तो हम कहेंगे जी फेस वैल्यू प्रति डिबेंचर, फेस वैल्यू प्रति डिबेंचर जो कि है 100 रुपए, प्लस कीजिए इसमें प्रीमियम ऑन इशू, फेस वैल्यू के ऊपर 10%, 100 रुपए का 10%, यानी कि 10 रुपी, और ये आ गया जी 110 रुपए। जहां तक बात है आरवी की रिडेम्पशन वैल्यू, वो आपका सेम आ जाएगा एज फेस वैल्यू पर डिबेंचर, जो कि कितना है 100 रुपए। आरवी इज सेम एज, इस क्वेश्चन में यही था, ठीक है जी, 100 रुपए सेम एज फेस वैल्यू ले लिया। कोई बच्चे ये मत समझे कि आरवी की फुल फॉर्म फेस वैल्यू, आरवी की फुल फॉर्म तो रिडेम्पशन वैल्यू भाई, ठीक है ना। चलिए फॉर्मूला लगाने के लिए तैयार है हम बिल्कुल। KD इज इक्वल टू I इंटू 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP अपॉन N होल डिवाइड बाय RV प्लस NP अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ये लीजिए, सिंपल फॉर्मूला में भरना है। I है 10, टैक्स है 40%, RV 100 इंपॉर्टेंट, NP 110। इस बार माहौल बदल गया तो जज्बात बदल गए। पिछले क्वेश्चन में क्या था 110 माइनस 100 था, आरवी थी 110, नहीं आरवी थी सॉरी 100, एनपी था 90, मतलब पॉजिटिव में जा रहा था। लेकिन यहां पर आरवी कम है, एनपी ज्यादा है, डिवाइड बाय लाइफ आएगा होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 डिवाइड बाय लाइफ विच इज 10, डिनोमिनेटर में 100 प्लस 110 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया जी 6, और ये हो रहा है प्लस की बजाय माइनस, 100 माइनस 110 अपॉन 10, तो ये हो रहा है -1, और डिवाइड बाय 210 को 2 से डिवाइड किया 105 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया जी 5/105%, दैट इज 4.76%, 4.76% जी। आराम से समझ लीजिए, देख लीजिए इसे, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। यहां तक पहुंच जाइए। क्वेश्चन इससे संबंधित 2 और करना है, लेकिन हम ज्यादा बर्डनाइज नहीं करना चाहते। यहां तक हमने मेन क्या सीख लिया, सेम चीज जो इररिडीमेबल में थी वो रिडीमेबल में कैरी ऑन हो गई। अगर आप इशू करते हैं पार पर, इन दैट केस आंसर आया 6%, लेकिन जैसे ही हम डिस्काउंट पर शिफ्ट हुए तो आपकी जो कॉस्ट है नेट कॉस्ट वो बढ़ गई 6 से 7.37 हो गई। फिर जैसे ही हमने कहा यार एक बार करके देखते हैं कि अगर हम प्रीमियम पर इशू करते हैं, प्रीमियम पर इशू करते साथ ही आपकी नेट कॉस्ट 4.76 तक आ गई, जहां एट पार 6 थी यहां 4.76 तक पहुंच गई। तो हमें साफ साफ क्लियरली ये समझ में आ रहा है अभी कि पार, डिस्काउंट और प्रीमियम में वर्क किस प्रकार से होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो इररिडीमेबल डिबेंचर है कि रिडीमेबल डिबेंचर है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रुकते हैं। आपको होम पजल से एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 1, वो क्वेश्चन आप जरूर कर लेंगे। शुरू के लेक्चर है, मैं ज्यादा बर्डनाइज नहीं करना चाहता कि हमें एफएम से डरना नहीं है, हमें एफएम से प्यार करना है, और किस सब्जेक्ट से प्यार करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसके साथ जो है कदम से कदम मिलाकर चलें और उसके प्रति अपने दिल में जगह बनाएं। और अगर मैं एक ही दिन में बहुत सारा करा दूंगा तो दिल में जगह नहीं बनेगी, नफरत हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते, ठीक है ना। चलिए एनी हाउ आज का लेक्चर करते हैं समाप्त दोस्तों। मुलाकात होगी अगले सेशन में। नया होमवर्क का रजिस्टर लगाइए, उसमें पहला प्रश्न करके आइए, चेक करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।